आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 सीटें रहती थी जिन पे इलेक्शंस नहीं हो सके थे 15 जनवरी को, उस पर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मैं शायद कई दफ़ा, एक दो दफ़ा नहीं, दर्जनों मरतबा जब आपसे मौका मिला बात करने का, 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक 2 महीने के दौरान ये बात बार बार हमने कही कि ये जो सीटें रह जाती हैं इलेक्शन से पहले, उन पर इंतखाबात मेयर के इलेक्शन के बाद होने चाहिए। अच्छा, उसकी जो आप रवायात देख लें, हमेशा कौमी असम्बली की सीटें हों, सूबाई असम्बली की सीटें हों, जब सूबाई या कौमी के इलेक्शंस होते हैं तो जो नशिस्तें रह जाती हैं उनका इलेक्शन वज़ीर आज़म के, वज़ीर आला के, स्पीकर कौमी असम्बली, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली के जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद वो इंतखाबात होते हैं। लेकिन ये सुनी सुनी बात कहीं से आई थी पहले ही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये पहले इलेक्शन करवाना चाहता है। अच्छा, ये रिवायत बड़ी ख़तरनाक है कि अगर उनके जहन में कानून की तशरीह ये है कि मेयर का इलेक्शन उस वक्त होगा जब केएमसी का जो हाउस है वो मुकम्मल होगा। हाउस मुकम्मल लिखा होता है कानून में, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ जो सामने आती रही है, वो ये होता है कि जनरल सीट्स और उसके बाद रिज़र्व सीट्स, 235 सीटों पे इलेक्शंस हो गए, उसके नतीजे में जो जमातें जीत कर आईं उसी तनासब से उनको मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएँ और वो हाउस मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद इलेक्शन हो जाएँ, जो सीटें रह जाती हैं वो इलेक्शन बाद में कराया जाए। अब अगर इलेक्शन कमीशन की अंडरस्टैंडिंग ये है कि नहीं, हाउस मुकम्मल होने का मतलब ये है कि 246 पहले वो पूरे हों, उसके बाद जो है वो जनरल नशिस्तें होंगी। अब आपको एक और सूरत बताता हूँ। फिरदौस नकवी साहब जो हैं वो एक सीट से जीते हुए हैं। क्या अगर जब तक उस नशिस्त पे इलेक्शन नहीं हो जाता क्या हाउस मुकम्मल होगा? यह हो सकता है कि कोई और भी ऐसी सूरत हाल हो कि कोई एक आधा कैंडिडेट जो है वो, मिसाल के तौर पर नजमी आलम 2 सीटों से जीते हैं, ये चेयरमैन भी जीते हैं, ये वाइस चेयरमैन भी जीते हैं, ये केएमसी के मेंबर भी हैं, ये सदर जो टीएमसी है उसकी भी मेंबर हैं। अगर ये टीएमसी सदर से रिज़ाइन कर देते हैं तो उसका हाउस तो मुकम्मल नहीं है। तो पहले आप उस पर इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद नशिस्तें देंगे मखसूस, और उसके बाद आप चेयरमैन का इलेक्शन कराएंगे। फिर फिरदौस नकवी साहब जब सीट छोड़ेंगे उस पर आप सीट इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद आप मखसूस सीट देंगे। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये मुझे समझ में आई मंतक इसके पीछे क्या थी। चलें, अगर ये भी मान लें ये भी मान लें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये समझ रहा था या ये सोच रहा था कि ये इलेक्शंस पहले होने चाहिए, तो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं और 18 मार्च 2 महीने से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इन पे इलेक्शंस कराने का फ़ैसला किया है। अगर आप ये समझते थे कि ये पहले होने चाहिए तो भाई 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ था, 18 जनवरी को आप शेड्यूल जारी कर देते कि 11 सीटें रह गई, इसका हम इलेक्शन करा रहे हैं। क्या रुकावट थी? कोई मसला नहीं था। इन 2 महीनों के अंदर ये 11 नशिस्तें आपकी पूरी हो जाती। तो जो ख्वाहिश आपकी थी, जो मंतक आपकी थी, वो आपकी पूरी हो जाती। इन्होंने नहीं की। जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि ये जानबूझ के ताख़िरी हरबे हो रहे हैं, उसके वजूहात हैं, वो सामने नज़र आ रही हैं चीज़ें। इलेक्शन कमीशन ने माजी में जितने भी इंतखाबात हुए हैं, मुझे बताइए कि क्या कभी इतनी ताख़ीर से नोटिफिकेशन जारी किए हैं जितनी ताख़ीर से बल्दियाती इलेक्शन के हुए हैं? क्या वजह थी? मैंने आपके सामने पहले भी ये बात कही है कि जब ये इलेक्शंस हुए 15 जनवरी को, तो जमात इस्लामी ने 6 यूनियन कमेटीज़ पर एक शिकायत दी। हारने वाले उम्मीदवारों ने नहीं दी, जमात इस्लामी के किसी ओहदेदार ने दी, और उस शिकायत में इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि ये जो 6 यूनियन कमेटीज़ हैं इसमें धांधली हुई है, आप अपनी निगरानी में इनकी रिकाउंटिंग करा दें। जब पहली पेशी हुई इस्लामाबाद में, गालिबन मुझे याद नहीं 18 जनवरी थी या 20 जनवरी थी, तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन जनवरी का कोई दिन था, हमारे वकील ने खड़े होकर कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि जनाब जो इनकी प्रेयर है, हालांकि ये दरख्वास्त गलत इसलिए है कि कोई
जो एग्रीव्ड आदमी है, जो मुतासरा फरीक है, जो हारने वाला कैंडिडेट है, वो आपके सामने नहीं आया, कोई ओहदेदार आ गया है। लेकिन चलें, हम इसको भी छोड़ते हैं। जो इनकी प्रेयर है, जो ये आपसे मांग रहे हैं कि अपनी निगरानी में रिकाउंटिंग करा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप करा दीजिए, ये मसला उसी वक्त ख़त्म हो जाता। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता, ऑर्डर कर देता, जमात इस्लामी की एन ख्वाहिश के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक रिकाउंटिंग करा देता, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन नहीं कराई गई, उसमें फिर डेट डाली गई। फिर अगली डेट को भी हमारे वकील ने यही कहा कि जनाब इस पर पैसा खर्च हो रहा है, लोग पता नहीं कराची से कितने लोग आते हैं सफ़र करके, मेहरबानी करके इसको निपटाइए आप। वो नहीं निपटाया गया। फिर हमने ये कहा कि अगर आप इस तरह की शिकायत सुन रहे हैं, जो हम समझते हैं कि आप नहीं सुन सकते कानून के मुताबिक, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर हमारी भी शिकायत है। तो हम भी लेके गए, फिर पीटीआई भी लेके गई, फिर वहाँ ढेर लग गया, कुछ 40-50 जो है वो केसेस आ गए, और फिर वो चलते रहे, जो आज तक भी चल रहे हैं। कानून में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर अंदर तमाम के तमाम केसेस को निपटाएगी, 60 दिन के अंदर। अगर 15 जनवरी से शुरू करें तो 15 मार्च को ये 60 दिन पूरे हो जाते हैं। लेकिन उन 60 दिनों में भी ये चीज़ें नहीं पूरी हुई। चलें, कोई कमेटी बना दी, किसी पे तहकीकात करा दी, मुख्तलिफ चीज़ें होती रहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि ये गैर ज़रूरी ताख़ीर जो है ये क्यों की गई है। अभी भी जो शेड्यूल जारी हुआ है 11 सीटों का, मुझे नहीं पता रमज़ान कब होता है, लेकिन गालिब इम्कान शायद ये है कि उस दिन 26वां रोज़ा होगा। अब अगर 26वें रोज़े के दिन आप इलेक्शन कराओगे, 27वीं शब होगी, मुझे बताइए कि क्या मजाक है। आप 18 जनवरी को जारी करते हैं, भाई मार्च के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते में, फरवरी के एंड में ये 11 सीटों का इलेक्शन हो जाना था, रमज़ान से पहले हो जाना था, कोई इशू ही नहीं था, आपने नहीं करवाई, ताख़ीर की। अब अगर बिला जवाज़ ताख़ीर पे ताख़ीर हो रही है और हम उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो तकलीफ़ जो है वो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा जमात इस्लामी को हो रही है। मैं देखें आदी नहीं हूँ बहुत सारी बातें करने का, जो बातें क्लोज डोर मीटिंग्स में होती हैं। ये गवाह नजमी साहब, ये साथ थे हमारे। 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कराने के हवाले से जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वही था जो मेरा और हमारा है। ये बाद में क्यों तब्दील हुआ मुझे नहीं पता, वही मौक़िफ़ था कि ये बाद में होने चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने चेंज किया पॉइंट ऑफ व्यू अपना। मैं फिर आपको कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन से भी मैंने पूछा था कि क्या आप ये इलेक्शन पहले करवाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करा रहे हैं, हमने कोई फैसला नहीं किया कि पहले कराएंगे। ये क्योंकि खबरें तो आ रही थी कि पहले हो रही हैं, मंतक कोई नहीं थी, वजह कोई नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने मुनासिब समझा कि उनसे पूछ लूँ। उन्होंने कहा कि हम नहीं करा रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन अचानक से शेड्यूल आ गया। अब ये जो 2.5 महीने तकरीबन ये गुजर गए, और ये जाके अगले महीने जो है इलेक्शन होंगे इनके, अप्रैल में जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ईद है, ईद के बाद ये जो रिजर्व सीट्स हैं इनका शेड्यूल आएगा, उसके बाद जाके मेयर का इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जाके मई में कहीं, मई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जाके कहीं मुमकिन होगा, जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मेयर का इलेक्शन पॉसिबल होगा मई में। जनवरी में इलेक्शन हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने जो है वो लगा दिए बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबक पे। जो अगर जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है अभी, जो कुछ कर रहा है, अगर ये सारी चीज़ें भी वो कर लेता, तब भी मैं ये समझता हूँ कि ये फरवरी के एंड में ये सब कुछ हो सकता था, मुमकिन था। ये सवाल हमारा बिला जवाज़ नहीं है कि ये ताख़ीर जो है ये क्यों हो रही है। इलेक्शन कमीशन को एक वजह बता दे कि ये 11 सीटों का जो शेड्यूल है, जो इलेक्शन कराने का फैसला है, ये 18 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता था। ये 2 महीने का पूरा अपना अरसा गुजार कर, भाई इन 11 सीटों का तो कोई असर नहीं पड़ रहा था इलेक्शन कमीशन में, जो केसेस पड़े हुए थे लोगों के, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप जो फैसला करते करते, नोटिफिकेशन आप जारी नहीं कर रहे थे, कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ रहा था। ये तो 11 वहाँ हंगामे किसने किए हैं। अच्छा, एक तो होता है ना रिकाउंटिंग के बाद फैसला होता है कि भाई जीते कि हारे। रिकाउंटिंग का फैसला अदालत ने दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया,
वो शुरू ही नहीं होने दे रहे हैं। और भाई शुरू तो होने दो, पता तो बाद में चलेगा ना। मतलब इनको पहले पता होता है कि अगर बॉक्स खुलेंगे, बैलेट बॉक्स निकलेंगे तो पता चलेगा हम हारे हुए हैं। हंगामा रही की, जहां जहां रिकाउंटिंग हुई है वहां इन्होंने हंगामा रही की है, जहां जहां हुई है इनके जिम्मेदारों ने किए। एक खातून जो रिटर्निंग अफसर थी उसने तो इलेक्शन कमीशन के सामने कहा, नाम लेके खड़े थे सबके, इनके सामने कहा कि इन लोगों ने ये किया है, इन लोगों ने मुझ पर हमला किया है, इन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, इन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ी है और मैंने ये FIR कटाई हुई, FIR भी उसने जमा कराई है। ये हरकतें हम कर रहे हैं। भाई इलेक्शन हुआ है, आपको शिकायत हैं, कानून का रास्ता आपने भी अपनाया, हमने भी अपनाया, लेकिन मुझे एक जगह बताएं जहां पीपल्स पार्टी ने, अभी ये कोई एक यूसी हुई है ना जिसमें हमारे खिलाफ कोई हुआ है, पता नहीं प्रिजाइडिंग अफसर कोई चले गए, कोई रिकाउंटिंग होगी, उन्हें कहा हम हार गए। हमने तो हंगामा नहीं किया भाई, हम कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। हम समझते हैं कि वहाँ गलत हुआ है हमारे साथ, हम अदालत में जाएंगे, अदालत को जो फैसला करना है करे। ये गुंडागर्दी, बदमाशी, दादागिरी हम नहीं कर सकते थे, हमने तो नहीं की है। ये DC वेस्ट के दफ्तर के ऊपर जाके किसने धरना देकर रोक दिया था? उनको काम करने से किसने रोका था? जमात इस्लामी गई थी सबसे पहले, फिर PTI गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। तमाम जो मराइल हैं उनको कानूनी तरीके से गुजरना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने बिला वजह मेयर के इलेक्शन को डिले किया है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें कि जो 11 सीटों का शेड्यूल है वो 18 मार्च को क्यों आया, 18 जनवरी को क्यों नहीं आया? अगर आपने करानी थी इलेक्शन, मैं तो समझता हूँ कि गलत है ये नहीं होनी चाहिए इलेक्शन। पहले मेयर का इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ये कराएं आप। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार रहे हैं, मैं आपको अभी फिर कह के जा रहा हूँ, इन 11 में से भी अक्सर सीटें पीपल्स पार्टी जीतेगी, अक्सरियत हमारी होगी। एक इशू और है, 2 मिनट सिर्फ उस पर लूँगा फिर आ जाता हूँ। दूसरा एक इशू जो है वो इमरान खान साहब हैं। मसला है बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जो कुछ इमरान खान कर रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है, और ये बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि जो बात मैं पिछले कई महीनों से या सालों से कह रहा हूँ, वो मेरी एक एक बात जो है दुरुस्त साबित हो रही है। एक एक बात मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क दुश्मन है। मैं कब से कह रहा हूँ कि ये इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्कों का एजेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल पूछा जाए इससे कि इसको यहूदियों ने और भारतीयों ने पैसे क्यों दिए थे, इसको फंड क्यों किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एजेंडा दिया गया कि तुम पाकिस्तान के इदारों को तबाह बर्बाद करो। इसको ये टास्क दिया गया कि तुम पाकिस्तानी मुआशरे को तबाह करो। इसको ये टास्क दिया गया कि तुम पाकिस्तान की मईशत को तबाह करो। और इमरान खान एक एक काम अपने आकाओं की एन ख्वाहिशात के मुताबिक कर रहा है, एन ख्वाहिशात के मुताबिक कर रहा है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसे इमरान खान अपने एजेंट से 1 इंच भी इधर उधर हुआ हो। भाई सियासत में ज्यादतियाँ जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा किसी के साथ नहीं हुई हैं। मुझे बताएं कि कब हमारी क़यादत ने पुलिस के ऊपर या इदारे के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर पेट्रोल बम मारे हों, टायर जलाए होंगे सड़कों पे, पत्थर मार दिया होगा पुलिस को कहीं सड़क पे जब उन्होंने आंसू गैस मारा होगा। इतना तो शायद वज़ा के दौर में हुआ होगा, लेकिन उसके बाद तो ये चीज़ें भी नहीं। और ये टीवी पे बैठ के पेट्रोल बम बनाने की फार्मूले बता रहा है। और एक मुझे स्टेटमेंट दिखाओ, एक इस मुल्क दुश्मन आदमी का, एक जिसमें इसने अपने वर्करों को कहा हो कि पुरअमन रहो, एक मुझे दिखाओ आप। इसने शील्ड बनाया हुआ है लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को। सिर्फ गिरफ्तारी से जान जा रही है। ये बात आसिफ जरदारी साहब ने ऐसे नहीं कही थी कि छुपकली से भी डरता है। ये छुपकली से ज्यादा ब्लड टेस्ट डरता है शायद। प्रॉब्लम इसका ये है। मुझे बताओ, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर आपने देखा है जिसकी गिरफ्तारी से जान जाती हो, इतनी जान जाती हो कि वो हर काम करने को तैयार है। और मेरी गुजारिश है अदालतों से भी, मौजूद जजों से भी, बहुत ही काबिल एहतराम है कि ये जितना तेज इंसाफ, ये जो जेट की रफ्तार से इंसाफ जो मिल रहा है, ये हर पाकिस्तानी को देना। हमें तो कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है। इसी तरह से लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसी तरह से
जो मुलजिम हैं उनका इंतज़ार जजों को करना चाहिए। इसी तरह से मुलजिम की मर्जी का वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई मुलजिम ताख़ीर का शिकार हो जाए, अदालत में ना पहुंच सके, तो उसको कह देना चाहिए, हाँ भाई ठीक है, तू ट्रैफिक में फंस गया था, तेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, कोई बात नहीं है, तुम्हारी एग्जेम्पशन हम कबूल करते हैं। ये होने चाहिए। फिर ये सहूलतें जो एक इमरान नियाज़ी को मिल रही हैं, जो दहशतगर्दी में मुलविस है ना, पेट्रोल बम जो है वो दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। पेट्रोल बम जब फेंकते हैं तो आग लगती है, लोग जलते हैं, नुकसान होता है, तबाही होती है। अगर पेट्रोल बम फेंकने वाले को गुलेलों से, पत्थरों से, पुलिस के लोगों को ज़ख्मी करने वालों को, कोई 50 से ज़्यादा इस्लामाबाद में ज़ख्मी हुए, 60 से ज़्यादा लाहौर में ज़ख्मी हुए, उनको हमलावर उनके ऊपर होने वाला जो इमरान नियाज़ी, अगर उसके लिए इतनी सहूलतें हैं तो छोटे मोटे लोगों के लिए तो और होनी चाहिए। नहीं, हमारे भी कोई के छोटे मोटे होते हैं कोर्ट में, मैं तो सुबह 8:30 बजे पहुंचा होता हूँ भाई, डर होता है कि 9 बज जाएँ, कोशिश करते हैं कि 9 से पहले पहले पहुँच जाएँ कोर्ट में। फिर बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जज साहब आते हैं, फिर बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि केस का नंबर लगे। यहाँ तो सिलसिला ही कोई और है। दूसरी जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि मज़मूम और काबिल मुज़म्मत अमल है इमरान नियाज़ी का और PTI का, और इमरान नियाज़ी की मर्ज़ी से हो रहा है, वो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो ये मुहिम चला रहा है। पहले इसने साबिक आर्मी चीफ़ को गद्दार कहा, मीर जाफ़र मीर सादिक कहा, और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जो दुनिया भर में उनकी तस्वीरों के साथ करवाया, या जो जजेज़ हैं उनके साथ वो करवा रहा है। और अब नए आर्मी चीफ जो हैं उसके साथ भी वही कुछ करवाया जा रहा है। बरतानिया में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक भारतीय है। भारतीय निजात प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जो मुजाहरा PTI ने लंदन में करवाया, जिस किस्म के नारे वहाँ लगवाए, जिस किस्म की हरकतें वहाँ पे करवाई गईं, अब मुझे बताइए कि इन तमाम हरकत के पीछे, कार्रवाइयों के पीछे इमरान नियाज़ी और PTI मुलविस है। अब मैं उनको अगर मुल्क दुश्मन ना कहूँ तो मैं क्या कहूँ। मैंने पहले भी कहा कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसी को ये कहना कि ये मुल्क दुश्मनी है या मुल्क दुश्मन है, लेकिन जो ये कर रहा है मैं उस पर बिल्कुल इतना मेरा पुख्ता यकीन है जितना इस बात पर है कि मैं यहाँ बैठा हूँ इस वक्त कोई 11:40 हुए हैं, इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, वो पता नहीं कब से कह रहा हूँ। इन्होंने, आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में जब सैलाब आए तो वहाँ सैलाब से मुतासरीन की मदद जो पाक फ़ौज के लोग कर रहे थे, उस वक्त जब जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर गिरा और फ़ौजी जवान उसमें शहीद हुए, अपनी ड्यूटी अदा करते हुए शहीद हुए, पाकिस्तान के गरीब जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी इमदाद करते हुए शहीद हुए, इन बदबख्तों ने उन शहीदों को भी नहीं बख्शा, उनके ख़िलाफ़ भी एक पूरी मज़मूम मुहिम चलाई, और वो सिलसिला जारी है, किसी न किसी तरह से कर रहे हैं, आज भी ये कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। पाक फ़ौज उन दहशत गर्दों को मुंह दे रही है। हमारी आपकी जानें बचाने के लिए, इस मुल्क को दहशत गर्दों से महफूज बनाने के लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। कल भी एक ब्रिगेडियर शहीद हुआ, उसके साथ फ़ौजी जवान शहीद हुए, और ये सिलसिला जारी है। पता नहीं पिछले कई महीनों से ये चीज़ें हो रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी फ़ौज को उसी लड़ाई में महदूद रखें और उनको सपोर्ट करें। लेकिन ये बदबख्त जो हैं इमरान नियाज़ी और इसके साले कारिंदे, वो सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि जो उन दहशतगर्द तंजीमों को सूट करती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिस अंदाज़ में पुलिस के ऊपर ही हमलावर हुए ज़मान पार्क के अंदर से, ये कोई सियासी वर्कर नहीं कर सकता। ये कोई तरबियत या अलग सीटें थी, इन्होंने नहीं किया। ये एक सवाल है बहुत बड़ा। दूसरा, कल मैं वो सुन रहा था, हाफिज़ साहब का एक आया कहीं से कि वो कह रहे हैं कि अस्करियत हमारे साथ है, अक्सरियत उनके साथ है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे को तकलीफ बड़ी होती है, और ये हकीकत है, ये रिकॉर्ड पर है।
ये माजी का, तारीख का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। अस्करियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को हरवा कर सत्तार अफगानी को मेयर बनवाया गया था। अस्करियत की बुनियाद पर ताज हैदर को हरवा के हमारे मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब को नाज़िम कराची बनाया गया था। और उसी अस्करियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी उन बल्दियाती इलेक्शंस में विक्टिम थी। इसी अस्करियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी माजी के तमाम इलेक्शंस में विक्टिम रही है। बेनिफिशरी कोई और था, जमात इस्लामी उसमें शामिल थी। अब अस्करियत का इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। भाई सवाल ये पैदा होता है, आपकी बड़ी पॉपुलरिटी जमात इस्लामी ने तो पूरे मुल्क में तहस नहस करके रख दिया ना, तमाम सियासी जमातों को उजाड़ के रख दिया इन्होंने, झाड़ू फेर दिया सबके ऊपर। पूरे मुल्क में जमात इस्लामी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। अगर तो ये सूरत हाल होती तो समझ में आता कि हाँ भाई कराची में भी ये जीत सकते हैं। ये कराची टूल प्लाजा क्रॉस करके इनकी मकबूलियत कहाँ दफन हो गई है? हैदराबाद में पता नहीं 1 या 2 सीटें इनकी, सखर में नहीं है, मीरपुर खास में नहीं है, नवाबशाह में नहीं है। मैं शहरी इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ ये एमक्यूएम थी और एमक्यूएम को इन्होंने आके उनके इलाके लिए हैं, वहाँ से इन्होंने वोट लिया है। कहाँ चली गई थी इनकी अक्सरियत? इनकी जो मकबूलियत के जो पता नहीं ढोल बज रहे हैं पूरे दुनिया में, वो कहाँ चले गए थे? कराची से बाहर निकल कर इनकी हालत क्यों ख़राब है? आपका एक रुकने सूबाई असम्बली एमएमए के टिकट पर है पूरे शहर में, एक, और वो भी एमएमए पे, जिसमें आपको जेयूआई ने भी वोट दिया होगा, जिसमें आपको जेयूपी ने भी वोट दिया होगा, जिसमें आपको पता नहीं वो एमडब्ल्यूएम ने भी वोट दिया होगा, जिसमें आपको और जो मजहबी जमात है उन्होंने भी वोट दिया होगा। एक एमपी है, उसके ऊपर तुमको 83 सीटें मिल गई हैं। शुक्र के नफल नहीं अदा करते हो, कैसे मिल गई हैं? पीपल्स पार्टी जो पूरे सिंध में जीती हुई आई है, सिर्फ देही इलाकों में नहीं, शहरी इलाकों में जीते हुए हैं। मीरपुर खास हमने जीता है, नवाबशाह हमने जीता, सखर हमने जीता, हैदराबाद हमने जीता, कराची में हम जीते तो तुम्हें समझ नहीं आ रही बात कि हम कैसे जीत गए। वो भाई कराची में हमारे 5 एमएनएज हैं, लियारी का इलेक्शन हो जाए तो हमारे 6 एमएनएज हैं कराची में, 7 हमारे एमपीएज हैं, जिमनी इलेक्शन हम जीत रहे हैं कराची में, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हमने जीते हैं कराची में। पीपल्स पार्टी कराची में हमेशा से छोटी बड़ी आप माने कहीं ना कहीं हम ताकत रहे हैं। हमारे शहर के अंदर मखसूस पॉकेट्स हैं जहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट पड़ता रहा है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पड़ता रहा है। जमात इस्लामी तो पता नहीं आसमान में होती है, कभी अचानक ही गिर जाती है कहीं ना कहीं आके। आप हमारे मैंडेट के ऊपर सवाल उठाते हो, सबसे बड़ा सवाल तो आपके मैंडेट के ऊपर है। वजह बता दीजिए कि कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जो आपने इस इलेक्शन में आके छोड़ी है, जिसकी वजह से लोग आपको वोट देने पे मजबूर हो गए। 15 साल आप कहते हैं कि हमारी हुकूमत है, चले हमने 15 सालों में कुछ काम किए होंगे, हमने कोई डेवलपमेंट की होगी, हमने कोई लोगों को राज़ी किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तुमने क्या किया है? हाँ, एक चीज़ है जिसका इजहार खुद हाफिज़ साहब ने किया, निकाल लीजिए, वो तकरीर आपको कहीं मिल जाएगी। वो कहता है कि जमात इस्लामी को लोगों ने वोट इसलिए दिया कि जमात इस्लामी ने इतने लाख सैलाब के मुतासरीन को राशन दिया था, बारिश के जो मुतासरीन थे उनको दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों को जो है वो ईद पे पता नहीं क्या करके देते हैं, हमने इतने लोगों को तालीम दे रहे हैं स्कूलों में, और बहुत सारी चीज़ें गिनवाई थी। 2 चीज़ें, एक तो जो बारिश के मुतासरीन थे कराची में कितने थे भाई जिन्होंने आपको वोट दे दिया है? जहाँ थे वहाँ तो तुम्हारा कैंडिडेट नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह, क्या जमात इस्लामी ने इस बात को, हाफिज़ नईम रहमान ने इस बात को तस्लीम किया है खुद कि जो ज़कात का पैसा है, जो खैरात का पैसा है, जो सदक़े का पैसा है, जो आपको लोग देते हैं कि आप मोहताजों की, मिस्कीनों की मदद करो, वो तुमने अपनी इलेक्शन मुहिम पे इस्तेमाल किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखें, कौन सा आदमी है इस दुनिया में जो ये भलाई के काम नहीं करता? आप सब लोग बैठे हैं, आपको जितनी आपकी ताकत है, जितनी अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, हर आदमी करता है, हम भी करते होंगे। लेकिन क्या जिसको मैं रोटी खिलाऊंगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जिसको मैं कुछ माली मदद करूंगा, किसी का गरीब का इलाज कराऊंगा,
किसी के बच्चे की फीस दे दूंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी ज़कात के हिस्से से। उसको जाकर कहूंगा मैंने तेरे बच्चे की फीस दी थी, मुझे वोट दो इलेक्शन में। उसको जाके कहूंगा तेरे घर में राशन डलवाया था रमजान में, मुझे वोट दो। ये तो इतनी बेशर्मी की बात है, इतनी अफसोस की बात है, जिसको ये डटाई से मानते हैं कि ये वजह है जिसकी बिना पर लोगों ने हमें वोट दिया है। अब वो लोग जो अल खिदमत को अरबों रुपए देते हैं, देखिए मैंने तो असेंबली में खड़े होके, अल्लाह ताला ने इतनी हमें ताकत दी है, असेंबली में खड़े होके कहा था कि अल खिदमत ने सैलाब के मुतासरा इलाकों में बहुत काम किया, और इदारों का भी नाम लिया था मैंने, अल खिदमत का भी नाम लिया था। तो मुझे क्या पता था ये इस काम के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से तो उनको वोट नहीं पड़ा, ये खुद उन्होंने बात मानी थी। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी सीटें हमसे कम हैं, इसको मान लो ना, आपकी सीटें हमसे कम हैं। उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर हमारा पहला हक बनता है कि हम कोशिश करें कि मेयर हमारा हो। आप भी कोशिश कर लीजिए। हम तो कहते हैं कि बैठकर बात करें, इस मसले को हल करते हैं। आप बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं, आप इमरान खान की तरह जिद लगा के बैठे, पहले इलेक्शन की डेट तो फिर मुज़ाकरात करूंगा। ये कहते हैं पहले मुझे मेयर बना उसके बाद बात करूंगा। ऐसे तो नहीं होता ना। अगर आपके नंबर ज़्यादा होते हमसे, हम 1 मिनट नहीं लगाते, 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगाते, और हम कहते हैं कि मेयर आपका होगा, हम आपके साथ हैं, हम मिल के चलेंगे, कराची को बेहतर करेंगे। लेकिन इनमें तो अखलाकी तौर पर इतना भी एहसास, इतना भी वो नहीं है कि कभी कहते हैं कि हाँ यार तुम्हारे नंबर ज़्यादा है, बैठ के बात कर लेते हैं, उसूली तौर पर तुम्हारा होना चाहिए, लेकिन ख्वाहिश हमें भी है, इतनी बात भी नहीं करते हैं, उल्टा इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्होंने कहा कि आरओस के ज़रिए हमने रिज़ल्ट चेंज किए, रिकाउंटिंग में रिज़ल्ट चेंज किए। मैं इलेक्शन कमीशन जाता रहा, पेशियों पे मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिला। एक कोरंगी टाउन का कोई था आरओ, पता नहीं क्या नाम है मुझे नहीं पता, वो मेरे सामने हेयरिंग हुई इसलिए मुझे पता है। उसने कहा वो पीटीआई का केस था, उसने कहा कि जी मेरे पास 3 यूसीज थी, 2 पीटीआई जीती है और तीसरी हार गए। उसने कहा मुझे इन्होंने ज़हनी मरीज़ बना दिया है, इतनी मुझे धमकियां दी इन्होंने, मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना दिया है। और जब वो खड़ा था उसने कहा कि आज भी मुझे फ़ोन आया, नाम मैं नहीं बताना चाहता, कोर्ट में हो सकता है बाद में बताया हो, कि आज भी मुझे पीटीआई के एक लीडर ने फ़ोन किया कि हम तुम्हारी सारी ज़िंदगी सुप्रीम कोर्ट में धक्कों में लगा देंगे, धक्के खाते रहोगे तुम कोर्ट में। इतना मुझे उन्होंने टेंशन दिया, मुझे थ्रेट किया हुआ है, अपनी मर्जी का स्टेटमेंट दे दो कोर्ट के अंदर। एक साहब ने आकर, कोई प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने बड़ा उधर एक सीन क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं जान के अमान पाऊँ, अगर मेरी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया जाए, अगर मेरी नौकरी बचाने का वादा किया जाए तो मैं सच बोलूँगा। और उसने वही बात की जो पीटीआई वाला चाहते थे। उस बंदे को हमने देखा कि है कौन ये, अभी मेरे पास पेपर नहीं है। पीटीआई का इतना सरगर्म कारकुन है, इतना सरगर्म कारकुन है, डॉक्टर है, उसकी फेसबुक पे, उसकी तमाम चीज़ों पे वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो ये सारे जो ड्रामे इमरान कर रहा है ना, उसके लिए लोगों को उकसाता फिर रहा है, कैंपेन चला रहा है, सारा वो आदमी, वो प्रिजाइडिंग अफसर था। और उसने आकर उनके हक में स्टेटमेंट दिया। अब अगर इसको ये बनाएं, इस किस्म का सिचुएशन, एक और मैं आपको बताऊं, एक और आरओ है उसके घर तक गए जमात इस्लामी वाले। अब मुझे नहीं पता उसके अंदर बेचारे के अंदर हिम्मत ताकत है कि नहीं है कि आगे मीडिया के सामने कह सके वो बात, लेकिन उसके घर तक एक मरतबा नहीं, कई मरतबा, जिस दिन पेशी होती है उसके घर पे रात में पहुंच जाते हैं, उसके बच्चों को खौफजदा करते हैं, उसको डराते हैं कि स्टेटमेंट हमारी मर्जी का। तो जहां जहां रिकाउंटिंग हुई है